हेलो फ्रेंड्स, आज हम थर्मल इंजीनियरिंग के यूनिट 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम यानी भाप के गुण के बारे में पढ़ेंगे। पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्टीम यानी भाप या वाष्प का निर्माण। स्टीम इज़ वाटर इन ए गैस फेस यानी स्टीम क्या है, जो वाटर का गैस फेस है उसी को हम स्टीम कहते हैं। इट इज़ कॉमनली फाउंड बाय बॉइलिंग और इवेपोरेटिंग ऑफ वाटर। ये जनरली कैसे बनती है, पानी के उबालने से या उसके वाष्पीकरण से स्टीम बनती है। अभी इसके एक्सप्लेनेशन में जाएं, अगर इस यहाँ पर देखें हमें 5 डायग्राम है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। हम इसे यहाँ से गर्म करना स्टार्ट करेंगे। जब हम यहाँ इसे गर्म करेंगे तो धीरे धीरे इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर एक पॉइंट पर ऐसा आएगा जब ये वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। बॉइलिंग जनरली डिपेंड करती है प्रेशर पर, यानी अलग अलग प्रेशर पर अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। दिस बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इज़ नोन एज टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टीम और सेचुरेशन टेम्परेचर। यानी जिस बॉइलिंग टेम्परेचर पर स्टीम बननी चालू हो जाती है उसे हम कहते हैं सेचुरेशन टेम्परेचर। आगे अगर हम देखें, अगर हम और इसमें फर्दर इंक्रीज़ करें हीट का, तो अगर हम इफ़ सप्लाई ऑफ हीट ऑफ टू वाटर इज़ कंटिन्यू, अगर हम वाटर को जो हीट दे रहे हैं वो कंटिन्यू करें, तो हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर है आफ्टर बॉइलिंग वो इंक्रीज़ नहीं होगा, पर जो पिस्टन है वो मूव होता रहेगा ऊपर। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं थर्ड वाले में कि यहाँ पर, और हाँ, 3 तरह की स्टीम होती हैं, एक वेट स्टीम, एक ड्राई स्टीम और एक होती है सुपर हीटेड स्टीम। वेट स्टीम को हम कहते हैं आर्द्र भाप, ड्राई को शुष्क भाप और सुपर हीटेड को अतितप्त भाप। वेट स्टीम वो होती हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ड्राई स्टीम वो होती है जो वाटर पूरी तरह इवेपोरेट हो चुका है, यानी पूरी तरह वाष्पीकृत हो चुका है। और सुपर हीटेड स्टीम वो होती है जो वाष्पीकरण के बाद अगर हम और हीट दें स्टीम को तो वो सुपर हीट स्टीम कहलाती है। तो हम यहाँ देखेंगे कि अगर हम बॉइलिंग के बाद हीट दें इस सिस्टम को, तो इसमें क्या होगा, उसका जो स्टीम का टेम्परेचर है वो तो इंक्रीज़ नहीं होगा, पर जो पिस्टन है वो मूव करेगा ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, स्टीम एक्सपेंड हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टीम का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, विच इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ स्टीम फॉर्मेशन अकर। और ये तभी पॉसिबल होगा जब स्टीम बन रही होगी, यानी टेम्परेचर तो सेम रहेगा पर स्टीम बन रही होगी। द हीट बीइंग सप्लाइड डज नॉट शो एनी राइज इन टेम्परेचर बट चेंज वाटर इनटू वेपर स्टेट। यानी जो हीट हम सप्लाइड करेंगे वो टेम्परेचर में चेंज नहीं करेगी, उसका दिखाई नहीं देगा, पर क्या होगा, जो वाटर है वो वेपर स्टेट में चेंज होता हुआ दिखाई देगा। इसी को हम लेटेंट हीट या हिडन हीट कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे है, सो लॉन्ग एज द स्टीम इज़ इन कॉन्टैक्ट विद वाटर इट इज़ कॉल्ड वेट स्टीम। जो मैंने बताया था अभी कि जो स्टीम वाटर के कॉन्टैक्ट में है डायग्राम 3 में, उसे हम वेट स्टीम कहेंगे। और जो पूरी तरह इवेपोरेट हो गई है उसे हम ड्राई या सेचुरेटेड स्टीम कहेंगे। और इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा सेचुरेटेड स्टीम में, वो W इज इक्वल टू पी वी जी माइनस वी एफ। जो वी जी है वॉल्यूम ऑफ ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है और वी एफ है वॉल्यूम ऑफ वाटर है। अब अगेन हम अगर इसे और हीट दें, यानी ड्राई सेचुरेटेड स्टीम को अगर हम हीट देना जारी रखें, तो इसका टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज होगा और द स्टीम ऑब्टेन इज कॉल्ड सुपर हीटेड। जो इस समय हमें स्टीम मिलेगी उसे हम कहेंगे सुपर हीटेड स्टीम। इस डायग्राम में देखो, हमने ये टेम्परेचर और हीट एडिशन के बीच डायग्राम बनाया। तो अगर हम देखें तो लेफ़्ट से स्टार्ट करें, वाटर हीट हुआ, तो वाटर हीट से बॉइलिंग पॉइंट तक सेंसिबल हीट रही, यानी वो बॉयल हुआ। उसके बाद सेंसिबल हीट से
और हीट हमने एडिशन दिया, उसका हुआ इवेपोरेशन, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ पर उसकी स्टेट चेंज होने लगी, और उसके बाद हमने हीट दिया तो सुपर हीटिंग। इस डायग्राम से ये क्लियर होता है। आगे है सेंसिबल हीट, जो मैंने बताया था। अब हम पढ़ेंगे इसमें सेंसिबल हीट क्या होती है। इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय 1 kg ऑफ वाटर, यानी हीट की वह मात्रा जो 1 किलो वाटर एब्जॉर्ब करता है व्हेन इट इज़ हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू बॉइलिंग पॉइंट, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बॉइलिंग पॉइंट तक जो हीट वाटर एब्जॉर्ब करता है उसे हम सेंसिबल हीट कहते हैं। इसकी यूनिट किलो जूल पर केजी केल्विन होती है। अब है लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ यूनिट मास, यानी जितनी हीट हमें रिक्वायरमेंट होगी किसी यूनिट मास के स्टेट चेंज करने के लिए, यानी सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में चेंज करने के लिए हमें कितनी हीट रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होगी किसी टेम्परेचर और प्रेशर पर, उसे हम लेटेंट हीट कहेंगे। ड्राइनेस फ्रैक्शन, ड्राइनेस फ्रैक्शन को कहते हैं हम भाप की गुणवत्ता, यानी ये भाप की गुणवत्ता को नापता है, क्वालिटी ऑफ स्टीम। इसको हम क्वालिटी ऑफ स्टीम, मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ स्टीम भी कहते हैं। दिस टर्म इज रिलेटेड विद वेट स्टीम, इसको हम सिर्फ आर्द्र भाप के ही लिए ही यूज़ करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ मास ऑफ एक्चुअल ड्राई स्टीम, यानी रेशो है मास ऑफ एक्चुअल ड्राई स्टीम यानी शुष्क भाप टू मास ऑफ वेट स्टीम यानी आर्द्र भाप का। तो यदि इसे हम एक्स से डिनोट करते हैं, एम एस मास ऑफ ड्राई स्टीम है और एम डब्ल्यू वेट ऑफ वाटर पार्टिकल इन सस्पेंशन इन द स्टीम, यानी जो एम डब्ल्यू है, जो वाटर पार्टिकल हैं स्टीम में, वो उनका वेट है। तब ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा? एक्स इजकल टू एम एस अपॉन एम एस प्लस एम डब्ल्यू। एम एस हो गया यहाँ मास ऑफ ड्राई स्टीम। टोटल हीट और एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम, यानी टोटल हीट क्या है और एंथैल्पी, हमने एंथैल्पी पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें टोटल हीट क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ वाटर, यानी वो क्वांटिटी यानी वो मात्रा हीट की जो कन्वर्ट करे 1 kg ऑफ वाटर को एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वेट स्टीम, यानी जो वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है उसको कन्वर्ट करे वेट स्टीम में एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको हम टोटल हीट कहते हैं। इट इज़ द सम ऑफ टोटल हीट ऑफ वाटर एंड लेटेंट हीट, यानी जो टोटल हीट हमने वाटर को दी प्लस लेटेंट हीट, एंड दिस सम आल्सो कॉल्ड एंथैल्पी, यानी H इज इक्वल टू एच एफ यानी टोटल हीट प्लस एक्स एच एफ जी, ये एक्स एच एफ जी है लेटेंट हीट और एक्स है ड्राइनेस फ्रैक्शन। नेक्स्ट है एक्सटर्नल वर्क डन ड्यूरिंग इवेपोरेशन, यानी भाप द्वारा किया गया कार्य। व्हेन वाटर इज इवेपोरेटेड टू फॉर्म सैचुरेटेड स्टीम, जब हम वाटर इवेपोरेट करते हैं यानी वाष्पीकृत करते हैं ताकि हमें सैचुरेटेड स्टीम मिले यानी शुष्क भाप मिले, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दस एक्सटर्नल वर्क इज डन बाय स्टीम, और ये जो हमें वर्क मिला है वो स्टीम के द्वारा मिला है क्योंकि स्टीम पिस्टन पर कुछ वर्क करती है ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो इसको हम वर्क डन को कैसे लिखते हैं? डब्ल्यू इक्वल टू पी वी जी माइनस वी एफ। वी जी हो गया वॉल्यूम ऑफ ड्राई या सेचुरेटेड स्टीम, वी एफ हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर वी एफ हमारा मिनिमम है तो वी एफ को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तब हमारा वर्क डन होगा डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू वी जी। इंटरनल लेटेंट हीट यानी आंतरिक गुप्त उपसमा। आंतरिक गुप्त उपसमा क्या है? यह एक कॉम्बिनेशन है लेटेंट हीट और वर्क ऑफ इवेपोरेशन, मतलब लेटेंट हीट को वर्क ऑफ इवेपोरेशन को लेटेंट हीट में से अगर हम माइनस कर दें तो हमारी इंटरनल लेटेंट हीट निकल जाती है। आगे है इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम यानी भाप की आंतरिक ऊर्जा। इट इज़ डिफाइंड एज द एक्चुअल एनर्जी स्टोर इन द स्टीम, यानी जो एक्चुअल में स्टोर हो रही है एनर्जी स्टीम में वो ये डिफाइन करता है। द टोटल हीट ऑफ स्टीम इज सम ऑफ सेंसिबल हीट, जो टोटल हीट है स्टीम की वो क्या है? सम ऑफ
सेंसिबल हीट, इंटरनल लेटेंट हीट एंड एक्सटर्नल वर्क ऑफ इवेपोरेशन और एक्सटर्नल वर्क ऑफ इवेपोरेशन। पर जो एक्सटर्नल वर्क है इवेपोरेशन का वो स्टोर नहीं होता, वो क्या करता है, वो कुछ एक्सटर्नल वर्क करता है। तो हम क्या करते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम कुड बी फाउंड बाय सबट्रैक्टिंग वर्क ऑफ इवेपोरेशन। तो हम क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, इस वर्क डन को टोटल में से माइनस कर देंगे, यानी H इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस यू हमने पढ़ा है, एंथैल्पी इज इक्वल टू वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी। तो अब इंटरनल एनर्जी में क्या करेंगे हम, इस वर्क डन को घटा देंगे, यानी U इज इक्वल टू H माइनस PVG फॉर ड्राई स्टीम, और वेट स्टीम होगी तो हम ड्राइनेस फ्रैक्शन ले आएंगे। अब है थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर है, ये भी हम इससे ड्राइनेस फ्रैक्शन मेज़र करते हैं इस प्रोसेस से। और हमें पता है जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस है उसमें क्या होती है, एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, इसमें एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब देखो 0.1 से प्रेशर P1 हाई प्रेशर से यहाँ पर कोई यहाँ से स्टीम हम, और जिसके पर यहाँ प्रेशर भी हाई है और टेम्परेचर भी हाई है, T1 से हम स्टीम सप्लाई करते हैं, और यहाँ पर एक कंट्रोल वाल्व होता है जिससे हम स्टीम की सप्लाई कंट्रोल करते हैं। जब यहाँ से सप्लाई होता है तो ये थ्रोटल वाल्व के थ्रू जो एक नोज़ल है या थ्रोटल वाल्व कह लो उसे, यहाँ से ये स्टीम नीचे जाती है और यहाँ पर हम प्रेशर और टेम्परेचर मेज़र कर लेते हैं। द स्टीम इज़ टेकन फ्रॉम सैम्पलिंग ट्यूब, इट इज़ पास इनटू इंसुलेटिंग कंटेनर एंड थ्रोटल थ्रू ए ऑरिफिस टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी हम यहाँ प्रेशर मेज़र करेंगे दूसरे पॉइंट पर। हेयर द टेम्परेचर इज़ टेकन ऑफ द स्टीम, यहाँ पर हम प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का मेज़र कर लेंगे। स्टेट 2 कैन देन बी डिफाइंड बाय द मेजर ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, और एंड एंथैल्पी कैन बी फाउंड। H2 इज इक्वल टू HF प्लस X1 HFG1। यहाँ देखो HF हमारे लिए हो गया सेंसिबल हीट, HFG1 हो गया लेटेंट हीट, H1 एंथैल्पी एट स्टेज 1, H2 एंथैल्पी ऑफ स्टेज 2। आगे है एंथैल्पी एंट्रोपी चार्ट, इसे हम मॉइलर चार्ट भी कहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो रेड लाइन है वो कांस्टेंट टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे, जो ब्लैक लाइन है वो कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ब्लू लाइन है सीधी स्ट्रेट ये कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट करती हैं। हमें इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी, ये देखो, दिस डायग्राम इज़ मोर वाइडली यूज देन एनी अदर एंट्रोपी डायग्राम, और डायग्राम की अपेक्षा ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सिंस द वर्क डन ऑन द वेपर साइकिल कैन बी स्केल्ड, जो वेपर साइकिल का जो वर्क डन है हम इसी से निकाल सकते हैं, स्केल फ्रॉम वन डायग्राम डायरेक्टली एज लेंथ। अगर इसमें हम कोई लेंथ पर कोई डायग्राम बनाएं तो उसी से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। इसमें देखो सबसे पहले लाइन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर आर इंडिकेट P1 एंड P2, यहाँ दिखाई दे रहा है, एंड लाइन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर बाय T1 एंड T2, ये ऊपर T1 T2 ये टेम्परेचर कांस्टेंट की लाइन है। एनी टू इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज विच अपीयर ऑन द चार्ट आर सफिशिएंट टू डिफाइन द स्टेट, यानी कोई भी टू इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी जैसे प्रेशर है, ड्राइनेस फ्रैक्शन है, वो क्या करेगी, किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए काफ़ी है। इन सुपरहीटेड रीजन, यानी ऊपर वाला रीजन जो है, जो रेड पेन से लिखा है रीजन, प्रेशर एंड टेम्परेचर कैन डिफाइन द स्टेट, यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। ए लाइन ऑफ कांस्टेंट एंट्रोपी बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर हम बीच में कोई पॉइंट खींचें, यानी जहाँ रेड वाली लाइन ब्लू वाली लाइन से मिल रही है और नीचे तक जहाँ ड्राइनेस फ्रैक्शन के पॉइंट तक अगर खींचे तो ये डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ऑल पॉइंट, ये सभी प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे ड्यूरिंग द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, यानी जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है उसकी सभी प्रॉपर्टी को ये डिफाइन कर देगा। थैंक यू फ्रेंड्स।